हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक कवर करेंगे संविधान के सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, तो एक ही वीडियो में आपको सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। 1 से 2 बार आप अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपको फिर नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो वैसे अब फिलहाल जो है 470 अनुच्छेद हैं, लेकिन मूल रूप से 395 अनुच्छेद ही हैं जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो भाग एक की अगर हम बात करें तो भाग जो पहले हम इम्पोर्टेंट भाग देख लेते हैं। तो पहले जो 4 भाग हैं वो इम्पोर्टेंट है। भाग 1 की अगर हम बात करें तो उसमें संघ के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले तो हम बात ही करेंगे कि कंट्री क्या होगी, उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, तो किस तरह की कंट्री होगी, तो ऐसे करके हम भाग 1 में बात करते हैं। तो भाग 1 में जो है 4 अनुच्छेद हैं, उसमें से पहला, दूसरा और तीसरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत जो होगा वो एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। भारत क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। तो अब दूसरा जो अनुच्छेद है वो कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश कैसे संभव है। तो इसमें सारा प्रोसेस है कि भारत में नए राज्यों को कैसे मिलाया जा सकता है, जैसे सिक्किम को मिलाया हुआ है ना। अनुच्छेद जो 3 है वो कहता है कि राज्यों की सीमा में उनके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। एक राज्य में से दूसरा राज्य भी निकाला जा सकता है, जैसे आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना बना है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना है ना, बिहार से झारखंड बना है। तो ऐसे ही राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है और उनके नामों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। अब भाग 2 की बात करते हैं। तो भाग 2 5 सिंपल सी बात है। पहला भाग जो है वो 4 अनुच्छेद पे ख़त्म होता है, तो दूसरा भाग अगले अनुच्छेद से शुरू होगा। तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल हैं और इसमें बात की गई है नागरिकता की। ठीक है, 5 से शुरू है और नागरिकता की बात की गई है। इसमें सारी शर्तें कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, नागरिकता प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है, जो भी है, ये सारी चीज़ें नागरिकता के बारे में बताई गई हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में मौलिक कर्तव्य। ठीक है, भाग 4 में सिर्फ एक अनुच्छेद आता है 51A और भाग 3 में अनुच्छेद आता है 12 से लेके 35 तक। ठीक है, मौलिक अधिकार है। और मूल रूप से हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है और अब उसको लीगल राइट बना दिया गया है ना। अब वो मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, अब वो लीगल राइट बन गया है। तो मौलिक अधिकार के लिए आप कोर्ट में क्या कर सकते हो? अर्जी लगा सकते हो, है ना। लीगल राइट के लिए आप नहीं लगा सकते हो। तो 6 अधिकार रह गए हैं। संपत्ति का अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है वो। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है ये स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी के सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है। तो कई बार कमेटी का नाम पूछ लेते हैं, कई बार संशोधन का नंबर पूछ लेते हैं और कई बार सीधा आर्टिकल पूछ लेते हैं। ठीक है, तो 51A आर्टिकल है, भाग 4 है, मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 42nd एंड स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी की सिफारिश पर इनको संविधान में ऐड किया गया था, है ना। संविधान में कुछ ऐड करते हैं तो उसमें उसको क्या कहते हैं? संशोधन कहते हैं। भाग 5 में किसकी बात हुई है? भाग 5 और भाग 6 हम एक साथ पढ़ेंगे रिलेट करके। भाग 5 क्या है? राष्ट्रपति। और भाग 6 क्या है? राष्ट्रपति के जैसा ही पद किसका होता है स्टेट में? राज्यपाल का, हम सभी जानते हैं। तो भाग 5 में अनुच्छेद की बात हुई है, राष्ट्रपति की बात हुई है और भाग 6 में राज्यपाल की बात हुई है। तो जहाँ पर भाग 5 खत्म होता है वहीं से भाग 6 शुरू हो जाता है, उसी आर्टिकल के अगले आर्टिकल से। तो अनुच्छेद 52 से लेके 51 तक तो मौलिक कर्तव्य है, अगला ही अनुच्छेद है भाग 5। तो 52 से और 151 तक, ठीक है, 52 से 151 तक राष्ट्रपति है और 152 से 237 तक सिर्फ राज्यपाल के बारे में बात हुई है। इसमें सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं, घबराइए मत। इसमें कुछ ही आर्टिकल हैं, गिनती के 2-2, 3-3 आर्टिकल है राष्ट्रपति के बारे में, 2-3 आर्टिकल है राज्यपाल के बारे में और सेम तरह के आर्टिकल हैं, बस नंबर्स की ट्रिक आपको याद रखनी है। तो ये देखिए, राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 52, 53, 54, ठीक है, लगातार 3 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, 52, 53, 54। तो 52 में सबसे पहले बताएगा कि राष्ट्रपति का पद होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, फिर अगला अनुच्छेद उनकी शक्तियों के बारे में बताएगा, उनके क्या कार्य हैं वो सब बताएगा। और अगला अनुच्छेद क्या है कि राष्ट्रपति को चुना कैसे जाएगा, है ना, वो प्रोसेस है। 54 में निर्वाचन, 54 निर्वाचन,
54 निर्वाचन, ठीक है। ऐसे करके आप याद रख सकते हो और पीछे के याद हो जाएंगे फिर। अब 52 में अगर आप एक ऐड करते हो तो 53, और उसी एक को आप आगे लगा दो, 153 बन गया। 53 में आप एक ऐड करते हो तो 54 बन जाता है, और उसी एक को आप आगे लगा दो। 54 में एक ऐड करते हैं तो 55 बनता है, और उसी एक को आगे लगा दो, तो राज्यपाल के अनुच्छेद बन जाएंगे। सेम उसका भी प्रोसेस, 153 में राज्यपाल का पद, 154 में शक्तियाँ और कार्य, और 155 में निर्वाचन, ठीक है। तो अब अदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल राष्ट्रपति से रिलेटेड 61, 72, 123, 143, 123। तो आर्टिकल 61 महाभियोग। महाभियोग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और जैसे महाभियोग लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी सदन में लाया जा सकता है सदन से, ठीक है। और 14 दिन पहले, महाभियोग लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट ये शर्त है इसकी। अब अगला अनुच्छेद क्या है? क्षमादान। क्षमादान मतलब राष्ट्रपति किसी की भी सज़ा को पूरी तरह माफ़ कर सकते हैं, ये क्षमादान का अधिकार है राष्ट्रपति को। तो अब अगला अनुच्छेद है 123, 123 अध्यादेश। अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस बिल। अगर कोई बैठक नहीं, कोई भी सदन नहीं चल रहा है, ठीक है, किसी भी मॉनसून सत्र नहीं चल रहा, और मतलब कोई भी संसद का सदन नहीं चल रहा है, और इमरजेंसी में कोई ऑर्डिनेंस लाना है, कोई बिल लाना है, तो क्या होगा? ऑर्डिनेंस लाने का तरीका क्या होता है? पहले राज्यसभा में या लोकसभा में शुरू होता है, फिर दूसरे सदन में पास होता है, और तीसरा प्रोसेस राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। तो 3 प्रोसेस है, 1, 2, 3। अध्यादेश लाने का प्रोसेस मतलब ऑर्डिनेंस, इमरजेंसी बिल लाने का प्रोसेस 1, 2, 3, ठीक है। अब अगला है 143। 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं, ठीक है। अगर राष्ट्रपति को कोई कानूनी सलाह की आवश्यकता पड़ रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि वो उस सलाह को मानेंगे, ठीक है। अब अनुच्छेद अगला है, वो भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है, 63 और 64, ठीक है। 61 में महाभियोग है, और 63, 64 में उपराष्ट्रपति से रिलेटेड बातें बोली गई हैं। 63 में, अनुच्छेद 63, 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद भी होगा। और उससे अगला अनुच्छेद बताता है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो उपराष्ट्रपति के पद के भार को संभालते हुए राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करेगा। और आपको पता ही होगा कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने की सैलरी नहीं मिलती है, उनको राज्यसभा के सभापति होने की सैलरी मिलती है, ठीक है। अब हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को देख लिया, राष्ट्रपति के बारे में और राज्यपाल के बारे में रिलेट करके पढ़ा है। तो ऐसे हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में भी रिलेट करके पढ़ेंगे। जो पोजीशन प्रधानमंत्री की सेंटर में होती है, वही पोजीशन मुख्यमंत्री की स्टेट में होती है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के लिए आर्टिकल है 74, 75, 76, और मुख्यमंत्री के लिए आर्टिकल है 63, 64, 65। तो इसमें क्या किया गया है? सब में से एक घटा गया है, 74। आर्टिकल 74, इसका ट्रिक याद रख सकते हो आप। 74, 4 में से 1 घटा 3, 7 में से 1 घटा 6, और 1 को आगे लगा दिया। 75 में भी 5 में से 1 घटा 4, 7 में से 1 घटा 6, और 1 को आगे लगा दिया। 76 में भी ऐसे किया गया। तो ऐसे ट्रिक याद रख सकते हो। उसमें क्या किया गया था? सिर्फ इकाई के अंक में बढ़ाया गया था, और 1 को आगे लगा दिया। 1 को आगे लगाना है दोनों में, ट्रिक याद रखने के लिए। आप अगर ऐसे याद रख सकते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के बारे में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री के रिलेटेड 3 आर्टिकल 74, 75, 76। 74 में मंत्रिमंडल बोला गया कि प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री की सहायता के लिए सलाहकार के रूप में मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। 75 में प्रधानमंत्री के पद की बात की गई है कि वो पद क्या होगा, क्या उसकी पावर्स होंगी, और ये सारी चीज़ें। और फिर 76 में बोला गया है कि जो राष्ट्रपति हैं कानूनी विशेषज्ञ की नियुक्ति करेंगे, जिसे महान्यायवादी कहा जाएगा, जो उनको लीगल एडवाइजेस देगा, ठीक है। और ऐसे ही सेम 163 जो मुख्यमंत्री से रिलेटेड है, मुख्यमंत्री क्या करेंगे? एक मंत्रिमंडल का गठन होगा चुनाव के बाद। 164 में मुख्यमंत्री के पद की बात की गई है। और जैसे प्रधानमंत्री अपनी कानूनी सलाह के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, ऐसे ही मुख्यमंत्री जो होते हैं वो महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। मतलब एक लॉयर, एक लीगल एडवाइज़र।
अब संसद से रिलेटेड, ठीक है, आपने राष्ट्रपति पढ़ लिया है, राज्यपाल पढ़ लिया है और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पढ़ लिया है। हमने भाग पढ़ लिए हैं इंपॉर्टेंट, पहले 5 भाग जो है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं काफ़ी, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब संसद से रिलेटेड कि किसमें, संसद के बारे में किसमें बात करेंगे, बहुत आसान है, बहुत सरल है और इसकी ट्रिक भी सरल है, ठीक है, सरल। तो स से संसद पहले आएगा, र से राज्यसभा आएगा और ल से लोकसभा आएगा। 79, 76, 79 सॉरी 79, 80 एंड 81। तो 79 स से 79 संसद। फिर आगे आपको पता ही है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसको हम कहते हैं राज्यसभा, और फिर हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, लोकसभा। 79 संसद के बारे में बताता है कि संसद के क्या कार्य होंगे, संसद का गठन कैसे होगा और ये सारी चीज़ें। 80 में राज्यसभा की बात हुई है और 81 में लोकसभा की बात हुई है। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, सरल। तो पहले स आएगा, फिर र आएगा और फिर ले आएगा। इसी तरह जो स्टेट की पोजीशन है, स्टेट में क्या होता है, विधानमंडल। जैसे सेंटर में संसद होता है ऐसे ही स्टेट में विधानमंडल होता है। जैसे संसद में राज्यसभा, जैसे मतलब सेंटर पे राज्यसभा होती है और वही पोजीशन स्टेट में विधानसभा की होती है। जो सभा सॉरी जैसे सेंटर में जो पोजीशन संसद की होती है वही पोजीशन स्टेट में विधानमंडल की होती है। सेंटर में जो पोजीशन राज्यसभा की होती है वही पोजीशन स्टेट में विधान परिषद की होती है, ठीक है, याद रखेंगे आप। और जो पोजीशन सेंटर में लोकसभा की होती है वही पोजीशन विधानसभा की होती है। तो लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। 168, 170 एंड 175, ठीक है। तो विधानसभा के बारे में पहले बात की गई है क्योंकि विधानसभा वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 168 में विधानमंडल, 175 में विधान परिषद, ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। अब संसद के जो अन्य मतलब, हाँ, पहले हम विधान परिषद की बात कर लेते हैं। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होती है। जो मतलब जहाँ कार्यभार अतिरिक्त हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा मतलब ये कह लो कि बहुत वर्कलोड ज़्यादा है तो वहाँ हेल्प के लिए विधान परिषद का गठन किया जाता है। जो पहले 7 राज्यों में हुआ करती थी, अब जो है इसमें से जम्मू कश्मीर को एक्सक्लूड हो गया है। वो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा क्योंकि वो स्टेट नहीं रहा है अब, है ना। तो अब इसको याद रखने की ट्रिक थी टीबी जुकाम, TBJUKAM। तो अब जे हटा देना, आप टीबी जुकाम करके ही याद रखना, जे हटा देना। टी मतलब आप कैसे, आप कहोगे कि टी से भी और राज्य भी बन सकते हैं, त्रिपुरा भी बन सकता है ना। तो ऐसा नहीं है। जो बड़े साइज आप देखेंगे, है ना, जो उसका एरिया है, एरिया देख के बात करेंगे। तो जिसका एरिया बड़ा होगा, दोनों में से जो भी आपके दिमाग में 2 नाम आते हैं तो उसमें आप लगाएंगे, ठीक है। बी से तो एक ही राज्य बनता है, बिहार। टी से 2 बनते हैं, त्रिपुरा और तेलंगाना। कौन बड़ा है, तेलंगाना में ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। अब बचता है जम्मू कश्मीर है ही नहीं, UKAM। तो यू से 2 बनते हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कौन बड़ा है, उत्तर प्रदेश बड़ा है, ठीक है। के से कर्नाटका केरला। कौन बड़ा है, कर्नाटका बड़ा है। और ए से आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। कौन बड़ा है, आंध्र प्रदेश बड़ा है। महाराष्ट्र और MP में से कौन बड़ा है, महाराष्ट्र बड़ा, ठीक है। और मणिपुर भी बनता है, मिजोरम भी बनता है। सबसे बड़ा कौन है, महाराष्ट्र बड़ा। तो ऐसे करके याद रखेंगे आप, ठीक है। अब साइज, आई होप इतना तो आपको पता ही है कि मैप में साइज में कौन बड़ा है ना, उसमें क्षेत्रफल में, साइज नहीं कहेंगे, एरिया कहेंगे। एरिया में कौन बड़ा है। तो अब वर्तमान 6 राज्यों में विधान परिषद है फिलहाल में, ठीक है। अभी लास्ट ईयर तक 370 जाने तक, लास्ट ईयर तक सॉरी, जम्मू कश्मीर में भी थी। अब जो अदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल 100, 108, 110, 112, 116 एंड 17, ठीक है। तो 100 में क्या है, निर्णायक मत। तो निर्णायक मत का मतलब क्या है कि जो मत निर्णय कर दे, है ना। जब लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा में सहमति नहीं बन रही है किसी बात के ऊपर, कोई हाँ कर रहा है कोई ना कर रहा है। जब 100 से आप याद रखेंगे 50-50, ठीक है, 50-50 हाँ, 50 ना। तो जो अध्यक्ष होंगे उनका मत गिना जाएगा उस समय, तो उनका जो मत होगा वही निर्णय करेगा, निर्णायक मत संसद में, है ना, संसद लोकसभा में। ओके,
108 में संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति को इमरजेंसी में लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन या जॉइंट सेशन बुलाने की अनुमति या अधिकार होता है। अब 110 में धन विधेयक और 117 में वित्त विधेयक, ऐसे करके आप रिलेट करना पड़ेगा आपको। ये 110 मतलब धन, 10 धन ऐसे करके याद कर लो, एक दो बार में याद हो जाएगा। 110 धन विधेयक मतलब सरकार कहाँ से, धन विधेयक का मतलब है एक रिपोर्ट आती है, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसमें पता चलता है कि सरकार ने कहाँ कहाँ से धन जो है वो इकट्ठा किया है ना, किस किस सोर्स से धन आया है सरकार के पास। और वित्त विधेयक होता है 117 में वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक में क्या होता है कि धन खर्च कहाँ कहाँ करना है ना, कहाँ कहाँ खर्च करना है। तो ये हो गया 110 117। 112 में आप सभी को पता है, बहुत फेमस आर्टिकल है। 112 में बजट की पिछले एक साल का ब्यौरा देगी सरकार की, कहाँ खर्च हुआ, कहाँ से इनकम आई, कैसे हुआ, क्या हुआ और आगे क्या क्या प्लान्स हैं। तो अगले एक साल के लिए जो कुछ बच जाता है, ऐसा तो नहीं है कि अगर बजट में कोई चीज़ छूट गई है, कोई चीज़ क्या नहीं छूट गई है तो हो सकता है कोई रिपोर्ट ना आई हो या फिर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई हो, तो क्या करते हैं अगले साल का वेट करेंगे? नहीं। 116 में लेखानुदान की प्रक्रिया है, जो बचा हुआ वर्णन है वो लेखानुदान के द्वारा होता है, वो साल में किसी भी समय किया जा सकता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना। हमारी न्याय, अभी तक हम पढ़ रहे थे विधायिका कार्यपालिका, अब न्यायपालिका पे आ जाते हैं। न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनसे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है 124, 131 और 148। 124, 131 और 148। 24 में सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होगा, 124 में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन या जो जजों की नियुक्ति वगैरह है वो सब कैसे होगी, ठीक है। 131 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या क्या हैं, और 148 में बताया गया है कि जो हमारे महालेखा परिषद है, CAG, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, ठीक है। तो कैग से क्या पता चलता है, ये जो घोटाले हुए हैं, कहाँ खर्च हुआ है, ये सारी चीज़ें ये पता चलता है। तो घोटालों का पता ही ऐसे चलता है कैग की रिपोर्ट से, ठीक है। तो अभी फिलहाल में जो वर्तमान में हमारे CAG ऑफिसर हैं वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। अब हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो हाई कोर्ट का गठन की बात की गई है 216 में, और राज्यों के लिए हाई कोर्ट का एक स्टैब्लिश किया जाएगा। इसकी बात किस में हुई है, 214 में, 214, 216, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, तो वो क्या क्या है आप दो दो करके पेयर में याद करना। तो 249, 250, 262, 263, 312, 315, 280 अलग है, उसको अलग से याद करना है। 249, 250 पहले इसमें राज्य सूची के बारे में, राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति के बारे में बात की गई है। और 250 में आपातकाल के दौरान भी राज्य सूची के कुछ विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, हाँ, ठीक है, सेंटर को। तो अब अगला जो अनुच्छेद है वो है 262, 263। तो हमने कई बार सुना है कि इस राज्य और इस राज्य के बीच में नदी जल विवाद हो गया है, तो कई राज्य अपनी नदियों पर बांध बना देते हैं, तो दूसरे राज्य में पानी नहीं पहुंच पाता। तो ऐसा तो है नहीं कि नदियों को ये पता है कि यहाँ राज्य की सीमा खत्म हो गई है, अब हमें आगे नहीं बहना, यहीं तक बहना है। तो ऐसा तो नहीं होता, नदियों पे तो विवाद होता ही रहता है, और पानी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फ्लिक्ट देखने में आते हैं। तो नदी जल विवाद का को कैसे सुलझाया जाएगा, उसका निपटारा कैसे किया जाएगा, तो ये बताया गया आर्टिकल 262 में। और 263 में बताया गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद, मतलब अंतर्राज्यीय जो विवाद होंगे वो कैसे सुलझाए जाएंगे, है ना, इंटरस्टेट। तो ये सारी शक्तियाँ किसके पास है, सेंटर के पास है ना। इन पर बातचीत कौन कर सकता है, सेंटर कर सकती है। और 280 आर्टिकल 280 में वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग की बात की गई है। फाइनेंस कमीशन, तो हमारा अभी 15वें जो फाइनेंस कमीशन के हेड है वो है NK सिंह। ये कर वितरण करता है किसमें, राज्य में और स्टेट में, कि कौन से कर राज्य वसूल कर सकता है और कौन से कर स्टेट वसूल कर सकता है, ठीक है। तो अभी जो फिलहाल में हमारे ऑफिसर हैं वो है NK सिंह, आप याद रखेंगे। और गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है, वर्तमान में CAG हैं। अब आर्टिकल
ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब अगले जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 312 मतलब 312 और 315। 312 में बात की गई है अखिल भारतीय सेवाओं की। अखिल भारतीय सेवाओं में 3 सेवाएं आती हैं, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड IFS, ये फॉरेन नहीं है, ये फॉरेस्ट है, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। और जो UPSC, स्टेट PCS, इन सब की बात की गई है, ये की गई है आर्टिकल 315 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन। निर्वाचन आयोग ये इलेक्शन कमीशन, जो देश में चुनाव इतना बड़ा मुद्दा है, इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उसके बारे में कहाँ बात की गई है कि निर्वाचन आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? 324 के तहत होता है, ठीक है। अब राजभाषा के बारे में कहाँ बात की गई है? 343 में, 343 में बात की गई है। राजभाषा क्या होगी हमारी? राजभाषा, ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा के बारे में बात हुई है, जो है हिंदी। और इस देवनागरी क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो आती है आपातकाल, ठीक है। आपातकाल के लिए 3 इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, 352, 356, 360। तो 52, 56, 60, ठीक है, 52, 56, 60, 352, 356, 360। तो राष्ट्रीय आपातकाल, जब इंटरनली कंट्री में कुछ हो जाता है, जैसे कोई दंगे फसाद हो गए, कोई विद्रोह भड़क गए, या फिर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आंतरिक अस्थिरता की स्थिति में, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में, या कह लो गृह युद्ध, ठीक है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं हमारे बहुत सारे, तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल का मतलब राष्ट्रपति शासन होता है, इसमें हमारे मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन है, कहाँ पर? स्टेट्स में। अगर स्टेट में कुछ हो जाता, किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई सरकार ने इस्तीफा दे दिया, या फिर कुछ ज़्यादा मतलब स्टेट और सेंटर के बीच में हालात बिगड़ गए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है स्टेट्स में, ठीक है। और ये दोनों लग चुके हैं, ये दोनों आर्टिकल्स यूज हो चुके हैं। राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है बहुत बार, और राष्ट्रीय आपातकाल भी लग चुका है हमारे देश में। 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम पे, इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी उस समय। और लास्ट जो बचता है वो 360 है। 360 का मतलब वित्तीय आपातकाल, ये अभी तक नहीं लगा है हमारे देश में। वित्तीय आपातकाल का मतलब होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाना, है ना, फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाना, तो ये अभी तक नहीं लगा है। तो अब याद रखेंगे 352, 56 एंड 360। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, संविधान संशोधन, क्या संविधान में चेंजेस करे जा सकते हैं, तो इसके बारे में कहाँ बात हुई है? 368 में। जो आर्टिकल 368 है उसमें इस प्रोसेस के बारे में बात की गई है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल 17, 29, 40 एंड 32। 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब समानता के अधिकार के अंदर ही आता है। और अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत, है ना, कोई भी जाति बड़ी छोटी ऐसे करके नहीं है। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के बारे में बात की गई है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं हमारे देश में, उनके हितों की रक्षा के बारे में बात हुई है। आर्टिकल 40 क्या कहता है? पंचायती राज के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, आप सीधे, आपको जरूरत नहीं है कि आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में ऐसे लंबे प्रोसेस के साथ आप जाओ, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में आप वो करवा सकते हो, केस फाइल करवा सकते हो, ठीक है, अगर कहीं आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। और मौलिक अधिकार आपको पता है 6 हैं। तो हाँ, ठीक है, इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरा होता है। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।